फुलेरा गांव में फिर से बवाल मचा हुआ है भाई साहब। कुर्सी वही पुरानी लेकिन लड़ाई नई है। एक तरफ है प्रधान जी जिनके काम ज्यादा और बोल कम होते हैं, दूसरी तरफ है भूसड़ और क्रांति देवी जो काम तो छोड़ो दिन भर बस चाले ही चलते रहते हैं। और बीच में फंसे हैं हमारे सचिव जी, जिन्हें अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि वो गांव के सेक्रेटरी है या गांव की सियासत के मिडिलमैन। तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार पंचायत में हंसी भी है, चालबाजी भी है और कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जो आपको बोलने पर मजबूर कर देंगे अबे ये क्या चल रहा है फुलेरा में। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है सचिव जी के मौसी के लड़के से, जो कि यहीं पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया था। तो वो अपनी माँ से बात कर रहा था और वो उन्हें बता रहा था कि सचिव जी मतलब कि अभिषेक जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका केस चल रहा है। हाल ही में मालूम चला है कि सचिव जी का एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा गया है, लेकिन अगर भूसड़ वो केस नहीं हटाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो सकती है। सचिव जी कहते हैं कि इतना अच्छा एग्जाम गया है लेकिन अब उसके ऊपर 322 धारा लगी हुई है। अगर ये केस क्लियर नहीं हुआ ना तो वो ये जॉब नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के बाद वो अपने मौसी के लड़के को छोड़ने के लिए जाने लगते हैं। तभी बाहर जो है वो प्रहलाद चा और विकास आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर दोनों को ही बता देता है कि सचिव जी का मूड थोड़ा खराब है, वो बहुत परेशान है, उनका थोड़ा ख्याल रखना। और यहीं पर हमें एक बात और मालूम चलती है कि प्रधान जी को जो गोली लगी है वो गोली भी दरअसल प्रधान जी ने ही चलवाई है ताकि आगे का इलेक्शन वो आसानी से जीत सके। यही प्रधान जी की चाल है। लेकिन भूसड़ भी बहुत होशियार है, उसने एफआईआर जो है वो प्रधान जी के खिलाफ नहीं करवाई बल्कि सचिव जी के खिलाफ करवाई। अब आगे हम देखते हैं प्रधान जी को जिनके हाथ में गोली लगी हुई है और अब वो पूरी तरह से रेस्ट कर रहे हैं और अब तो बस उनका सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ आगे के इलेक्शन के बारे में सोचना कि उसे किस तरह से जीता जाए। क्योंकि हर बार तो इलेक्शन में ऑपोजिशन में कोई भी नहीं होता था, लेकिन इस बार बनराकस नाम का प्राणी जाग गया है जो कि इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, साथ ही प्रधान जी को टक्कर भी दे रहा है। अब रात को सचिव जी सोने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपना मोबाइल चलाने लगते हैं और यूट्यूब पर वो 322 धारा के बारे में सर्च भी कर लेते हैं, जहां सचिव जी को मालूम चला कि 322 धारा में अगर आप गुनहगार पाए गए तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है। ये सुनने के बाद तो सचिव जी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और उन्हें अब बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी, इसलिए वो पंचायत ऑफिस के बाहर आकर बैठ जाते हैं और फिर प्रहलाद चा के पास कॉल करते हैं और उनसे बियर मांगते हैं। लेकिन प्रहलाद चा बताते हैं कि उनके पास बियर तो नहीं है, उनके पास रम है। तब सचिव जी उस रम को लेने के लिए प्रहलाद चा के पास चले जाते हैं, लेकिन प्रहलाद चा वहां से एक बहुत बड़ी बोतल लेकर आते हैं। ये देखकर यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि मुझे इतनी बड़ी बोतल नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक छोटी सी बोतल चाहिए ताकि मेरा काम चल जाए। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद चा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका साथ दे देता हूँ, हम साथ में बैठते हैं और इस बोतल को आधी आधी खत्म कर देते हैं। अब रात को विकास और उसकी वाइफ खुशबू जब रात को सो रहे थे तब यहाँ पर दोनों बात कर रहे थे कि प्रहलाद चा ने जो उन्हें पैसे दिए हैं उनसे वो एक जमीन ले लेंगे और जो पैसे बचेंगे या तो हम प्रहलाद चा को वापस कर देंगे या फिर उनकी एफडी बनवा लेंगे। कि तभी अचानक से वो दोनों सुनते हैं कि कोई जोर जोर से आवाजें कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद होगा कोई पियक्कड़ जो कि ज्यादा नशे में चिल्ला रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि ये आवाज दरअसल में किसी और की नहीं बल्कि सचिव जी की होती है, जो कि भूसड़ के ऊपर गुस्सा कर रहे थे और प्रहलाद चा के सामने भूसड़ के लिए सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। सचिव जी कहते हैं कि इतना गंदा आदमी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे मार डालूंगा। सचिव जी ये सारी बातें बहुत ज्यादा चिल्लाकर बोल रहे थे। इसी वजह से तो यहाँ पर विकास आ जाता है, क्योंकि विकास देखता है कि कोई जोर जोर से आवाज लगा रहा है, इसलिए जब वो यहाँ पर आया और उसने ये सब कुछ देखा तो वो भी इनके साथ बैठ जाता है और शराब पीने लगता है। अब सचिव जी कहते हैं कि वैसे भी भूसड़ तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने ही वाला है, एक थप्पड़ की वजह से उसके ऊपर उसने एफआईआर कर दी है, तो अब उसने एफआईआर कर ही दी है तो अब तो मैं उसके मुंह पर चप्पल मार कर आऊंगा। वैसे भी केस तो चल ही रहा है, वो मेरा कर ही क्या लेगा। सचिव जी कहते हैं कि मैंने ठान लिया है, अब तो मैं उसे मार कर ही आऊंगा। तब यहाँ पर प्रहलाद चा और विकास भी उसके साथ जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले जो उनके पास चकना रखा हुआ था वो वहाँ विधायक के घोड़े सितारा को खिलाने लगते हैं।
लेकिन जब वो घोड़े को ये चने खिला रहे थे तब सचिव जी का मूड पूरी तरह से बदल जाता है और वो यहाँ उन दोनों से कहने लगते हैं कि मैं भूसड़ से माफी मांग लूंगा जिससे कि वो केस वापस ले लेगा। यहाँ विकास कहता है तो ये काम हम सुबह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सचिव जी कहते हैं कि ये काम मैं सुबह नहीं कर सकता हूँ। उस इंसान के सामने जाने के लिए मुझे नशे में रहने की जरूरत है। तो अब वो लोग भूसड़ के घर तक पहुंच चुके थे, लेकिन दरवाजे लगे हुए थे, इसलिए यहाँ पर सचिव जी दीवार कूद कर उसके घर में जाने लगते हैं। लेकिन तभी क्रांति देवी और भूसड़ जाग जाते हैं। जब वो दोनों जाग गए तो यहाँ पर सचिव जी ने उनसे माफी मांग ली और कहा कि ये केस वो वापस ले ले। लेकिन भूसड़ भी कोई आम आदमी थोड़ी ना है, वो भी बहुत चालाक है। भूसड़ यहाँ पर सचिव जी से कहता है कि मेरी एक छोटी सी डिमांड है। प्रधान जी के ऊपर जो गोली चली है ना, उस FIR में मेरा और विधायक जी का नाम शामिल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस FIR में से आप मेरा नाम हटवा दें, तब जाके मैं अपनी FIR को वापस ले लूंगा। जब ये सारी बातें भूसड़ ने कही तो सचिव सोच रहे थे कि आखिरकार ये करना चाहिए या फिर नहीं, इसलिए अगले दिन वो प्रधान जी के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर रिंकी सचिव जी को बताती है कि वो MBA की पढ़ाई नहीं कर सकती, इसलिए वो सारी बुक उन्हें वापस कर देती है। और जब प्रधान जी को ये बात मालूम चली कि सचिव जी की नौकरी के लिए FIR से उनका नाम हटना जरूरी है, इसलिए प्रधान जी भी मान जाते हैं कि वो भी FIR से भूसड़ का नाम हटा देंगे। आखिरकार सचिव जी ने प्रधान जी के लिए बहुत कुछ किया है। प्रधान जी इतना तो सचिव जी के लिए कर ही सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं विधायक जी को, जो कि अपने एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहे थे, क्योंकि उन्हें शक है कि इसी लड़के ने वहां प्रधान जी के ऊपर गोली चलाई है। लेकिन वो लड़का बार बार विधायक जी से कह रहा था कि जब प्रधान जी के ऊपर गोली चलाई गई थी तब वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। विधायक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार प्रधान जी के ऊपर उनके किस लड़के ने गोली चलाई है। तभी यहाँ पर बनराकस की पूरी टीम आ जाती है और यहाँ पर भूसड़ जो है वो विधायक जी से बताता है कि प्रधान जी ने जो हमारे ऊपर केस किया था ना, उसकी FIR से मैंने अपना नाम हटवा लिया है। ये सुनने के बाद तो विधायक जी पूरी तरह से बौखला जाते हैं कि तुम बहुत ही बेकार आदमी हो। हम एक टीम थे, लेकिन आज तुम बहुत मतलबी बन गए और तुमने सिर्फ FIR से अपना नाम हटवा लिया। तो विधायक जी यहाँ पर भूसड़ से कहते हैं कि वो उसका नाम भी उस FIR से हटवाए। अब थोड़ी देर के बाद जब सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो यहाँ पर भूसड़ जो है वो सचिव जी से कहता है कि उसकी एक और छोटी सी डिमांड है, उसे प्रधान जी के FIR से विधायक जी का नाम भी हटवाना है। तब यहाँ पर मंजू देवी भी खड़ी हुई थी और वो भी ये सारी बातें सुन रही थी। अब जब पुलिस वालों को ये बात मालूम चली कि प्रधान जी FIR से भूसड़ और विधायक जी का नाम हटवाना चाहते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि इसमें प्रधान जी को ही खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों ने ही गोली नहीं चलाई है तो क्या ये प्रधान जी ने खुद गोली चलवाई है। इससे प्रधान जी के ऊपर जांच हो सकती है और इसे पब्लिसिटी स्टंट माना जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए सचिव जी और मंजू देवी बाहर जाते हैं और वो प्रधान जी के पास कॉल करते हैं। प्रधान जी यहाँ सचिव जी से कहते हैं कि एक काम करो, तुम भूसड़ और विधायक दोनों का ही नाम हटवा दो, वो सब कुछ संभाल लेंगे। कि तभी यहाँ पर विनोद बाहर आता है और विनोद यहाँ पर सचिव जी से कहता है कि उनकी एक और छोटी सी डिमांड है। जो विधायक जी का घोड़ा सितारा तुम्हारे पास है ना, वो घोड़ा भी उन्हें वापस चाहिए। लेकिन अब हद हो चुकी थी और अब उनका दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए सचिव जी और मंजू देवी यहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर बनराकस पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिरकार उन्होंने क्या गलती की। तब पुलिस वालों ने समझाता है कि जब वो लोग मान गए थे तो तुम्हें डिमांड पर डिमांड रखने की क्या जरूरत थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर प्रधान जी अपना कैंपेन कहाँ से शुरू करें, इसलिए यहाँ पर सचिव जी, प्रहलाद चा और विकास जो है वो एक ऐसी जगह पर ढूंढ रहे थे जहाँ पर प्रधान जी और मंजू देवी साफ सफाई करके अपना प्रचार कर सके। इसलिए वो पहुंचते हैं अपने ही गांव के एक स्कूल में, जहाँ का टॉयलेट जो है वो बहुत गंदा है। और जब वो लोग इस टॉयलेट को देखते हैं तो वो हद से ज्यादा गंदा निकलता है। प्रहलाद चा यहाँ पर सचिव जी से कहते हैं, प्रधान जी उस गोली से तो बच गए थे, लेकिन इस टॉयलेट को देख लेंगे ना तो वो जरूर मर जाएंगे। इसलिए वो अब दूसरी जगह को देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ जगह इतनी साफ थी कि अगर वो इस जगह को साफ करेंगे तो गांव वालों को ऐसा लगेगा कि वो बस यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। और तभी बनराकस की पूरी टीम ये देख लेती है कि आखिरकार ये प्रधान के लड़के जो है वो क्या कर रहे हैं। अब सचिव जी टंकी के पास पहुंच चुके थे जहां पर काफी गंदगी थी, इसलिए वो सोचते हैं
कि क्यों ना प्रधान जी और मंजू देवी को यहीं पर लाना चाहिए साफ सफाई के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रधान जी इलेक्शन की सारी तैयारियों में जुट चुके थे। हाथ टूटा था लेकिन फिर भी साफ सफाई करने की सारी तैयारियां वो कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि प्रधान जी की बेटी रिंकी ने मंजू देवी नाम से एक फेसबुक पेज बनाया है ताकि वो इस फेसबुक पेज पर इलेक्शन का प्रचार कर सके, जिसमें इन सभी लोगों को बहुत आसानी होगी। इसलिए वो मंजू देवी और प्रधान जी की फोटो क्लिक करती है और इस फोटो को फेसबुक पेज पर डाल देती है, जिसमें लिखा हुआ था कि कल सुबह 11 बजे पानी की टंकी पर परिसर के द्वारा साफ सफाई की जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सचिव जी और विकास को, जो कि पंचायत ऑफिस के सामने बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी अचानक सोने किसी की आवाज सुनाई पड़ती है और वो देखते हैं कि वनराकस की पूरी टीम जो है वो पानी की टंकी के पास साफ सफाई कर रहे हैं। ये देखने के बाद तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि प्रधान जी और मंजू देवी कल सुबह 11 बजे यहाँ पर साफ सफाई करने वाले थे, लेकिन ये लोग तो आज ही यहीं पर साफ सफाई करने लगे हैं। ये बात सचिव जी तुरंत ही प्रधान जी को बताते हैं। प्रधान जी सचिव जी और विकास को तुरंत ही घर आने को कहते हैं। और अब सवाल ये था कि आखिरकार वनराकस को किसने बताया कि वो कल 11 बजे पानी की टंकी के पास साफ सफाई करने वाले थे। तब मालूम चलता है कि उन लोगों ने रिंकी के मंजू देवी के फेसबुक पेज पर ये सारी जानकारी देख ली थी, इसलिए अब उन्हें कुछ और करने की जरूरत थी। मंजू देवी कहती है कि अब तुम हमें एक ऐसी जगह बताओ जो कि गांव की सबसे खराब जगह है, जहां बहुत गंदगी हो, और वो तो सिर्फ एक ही जगह है और वो थी स्कूल की टॉयलेट। इसलिए वो सोचते हैं कि वो आज ही वहां जाकर वहां की टॉयलेट को साफ कर देंगे और अपना प्रचार शुरू कर देंगे। वो जैसे ही घर से बाहर निकले कि वहां पर माधव जो है वो साइकिल से खड़ा हुआ था और वो उन पर नजर बनाकर रखा हुआ था। वो पल पल की न्यूज वनराकस को बता रहा था कि जैसे ही उन्हें मालूम चलेगा कि वो कहाँ साफ सफाई करने जा रहे हैं, उनसे पहले हम वहां पहुंच जाएंगे और सारी साफ सफाई कर देंगे। तब मंजू देवी कहती है कि आखिरकार इन लोगों से हमें कब तक डर कर रहना होगा। तब सचिव जी तुरंत ही स्कूल के प्रचार के पास कॉल कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि स्कूल की टॉयलेट को बुक कर दीजिए। लेकिन वहां में मालूम चलता है कि स्कूल का टीचर जो है वो तो नशे में धुत पड़ा हुआ है। तब प्रधान जी की पूरी टीम जो है वो स्कूल के टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी बीच रास्ते में वनराकस आ जाता है, क्योंकि वनराकस को नहीं पता चल पाया था कि वो लोग कहाँ साफ सफाई करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वनराकस उनके पास आता है और कहता है कि हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन प्रधान जी का बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो वनराकस की पूरी टीम को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, इसलिए ये बात उनकी माननी पड़ी। तो प्रधान जी थोड़ी देर तो वनराकस और सारे गांव वालों को गांव के इधर उधर कोनों में घुमाते हैं ताकि सारे गांव वाले जो है वो अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन वनराकस नहीं मान रहा था, और जब वनराकस के लोगों को मालूम चला कि प्रधान जी तो दरअसल में स्कूल की टॉयलेट को साफ करने के लिए आए हैं, तो सभी लोग टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो उसे बुक करने वाले थे और उसे साफ करके अपना प्रचार करने वाले थे। दोनों टीम में यहाँ पर जमकर झगड़ा होता है कि तभी यहाँ पर स्कूल के टीचर आ जाते हैं और टीचर कहते हैं कि आप लोग लड़ लीजिए, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अब सारे गांव वालों के सामने मंजू देवी भड़क जाती है और वो यहाँ क्रांति देवी और भूषण कुमार से कहती है कि आप लोगों ने मेरे पति के ऊपर गोली चलवाई है, इससे बुरा आप क्या ही कर सकते हैं। आप लोग हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। एक और बात, अगली बार जब गोली चलवाइएगा तो सीधे छाती पर चलवाइएगा। मंजू देवी ने यहाँ पर थोड़ी सिंपैथी तो ले ली थी। गांव वाले भी अब कहीं ना कहीं मंजू देवी के साइड हो चुके थे, इसलिए यहाँ पर भूषण कुमार और क्रांति देवी को यहाँ से जाना पड़ता है। और अब टीचर भी बाहर आ चुके थे, इसलिए मंजू देवी उस गंदी टॉयलेट को साफ करने के लिए जाने लगती है। दूसरी तरफ वनराकस को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो वहां से खाली हाथ चले आए थे। इसलिए वो अपनी टीम से कहते हैं कि अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे हमें बहुत सारी सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो संभाल लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंजू देवी ने स्कूल की उस गंदी टॉयलेट को साफ कर दिया था। गांव वाले ताली बजा रहे थे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम था कि तभी यहाँ पर भूषण कुमार आ जाता है, जिसने एक पिल्लर से अपना सर दे मारा था, जिस वजह से उसके सर पर चोट लग गई थी। लेकिन क्रांति देवी यहाँ पर सभी गांव वालों के सामने कहती है कि हमारे पति के ऊपर प्रधान जी ने पत्थर चलवाए हैं, वो उन्हें मरवाना चाहते हैं। हम तो चुपचाप घर जा रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर चलवाए। अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है तो मत लड़िए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए। अब तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और ये जीत कर ही रहेंगे,
क्योंकि गांव वाले भी देख रहे हैं कि आप कितना अन्याय कर रहे हैं। तो इस तरह से भूषण कुमार और उसकी पत्नी क्रांति देवी ने गांव वालों के सामने थोड़ी सिंपैथी तो ले ली थी। और इसी के साथ पंचायत सीजन 4 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। हमारे चैनल से बने रहिए, क्योंकि पंचायत सीजन 4 के सारे एपिसोड आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।